राजधानी नई दिल्ली है उसकी और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी सो नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना, सो नेपाल राजधानी सो काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना, चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्यात, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना, भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबाटर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, करेंसी क्या है, सोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशगाबाद, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना सो, और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है, तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान से करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंक्स और तुर्कमेनिस्तान आपका अशगाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना, बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूत, यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की पहले से तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन और राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद और करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, सो करेंसी इसकी रिंगिट, मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। सो कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोरवाट सो मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना सो। और फिलीपींस राजधानी मनीला और सो पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी, थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना सो। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी, वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। सो जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना, जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है, अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन, आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन करेंसी आपकी क्रोन रहने वाली है ना सो। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना, इटली राजधानी रोम, एस्टोनिया राजधानी तालिन, यूनान सो ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है, चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है, डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है, नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, सो नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो। पोलैंड राजधानी वॉर्सो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे बेलारूस रूस, करेंसी रूबल। ठीक है, तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी सो पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया सो राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों देश तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना।
स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपके। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी से काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम। और तो साउथ सूडान पूछो आपसे जुबा, इससे अलग हुआ देश है ना, यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपके करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही में बैठक कहीं पर हुई, अभी हाल ही में कंपाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी, विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रिटोरिया, केप टाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी, और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गोल्डहोफ या फिर करेंसी आपकी क्रोन। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज, ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया। उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर। ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ से पलाऊ राजधानी कोडोर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे उसे लगा देना, बार बार तो देखना वहां पर। इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है, रसगुल्ला राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है सो मेहनत के लिए, बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, आपको पढ़ने में थोड़ा आनंद भी आ रहा होगा, कुछ अच्छे कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहे होंगे। हमने कल जो है पाचन तंत्र शुरू किया था और पाचन हम करने में सक्षम हो गए थे और हम बहुत आगे आ चुके हैं। थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है, उसको पूरा कर लेंगे और इसके बाद जो है हम जो है हमारा ब्लड टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल राधे राधे आप सभी को, गुड इवनिंग सभी को, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं। देखो कल हमने शुरुआत की थी कहां से,
मैंने आपसे कहा था कि जो शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, ओरल कैविटी शुरुआत होती है ना। जो हमारा भोजन है वो मुख में आता है, यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद जो भोजन है हमारा वो ओरल कैविटी के बाद में आगे की ओर बढ़ता है, फिर हमारा फिरनिक्स आता है, ठीक है। यहां पर जो है, यहां पर सलाइवा ग्लैंड आती है। यहां पर क्या आती है, यहां पर सलाइवा ग्लैंड जो है ये आती है, इसका जूस यहां पर आता है ना। सलाइवा जो ग्लैंड है इसका जूस यहां पर आता है। और मैंने कहा आपसे इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। इसके अलावा इसी के अंदर कौन सा, आपके इसी के अलावा इसमें जो है एक आपके टाइलिन एंजाइम भी होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वो कल हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैंने कहा आपसे इसके बाद में एक फिरनिक्स आएगा। फिरनिक्स आएगा, ये कॉमन चैम्बर होता है, यहां पाचन नहीं होता। क्या पाचन नहीं होता है, कॉमन चैम्बर होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एपिग्लोटिस आता है। क्या आता है, इसके बाद में एपिग्लोटिस आएगा। एपिग्लोटिस आने वाला है और हमने इसके बारे में लिखा है आपको, ये ढक्कन टाइप होता है। मतलब कि जो ये की जो श्वास नली जो होती है उसके जस्ट ऊपर की साइड में ढक्कन टाइप होता है। हम कुछ भी खाएंगे ये बंद हो जाएगा, जिससे खाना हमारी श्वास नली में नहीं जाएगा, फूड पाइप में जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में हमारा फूड पाइप जो है, एसोफेगस जो है ये आता है। एसोफेगस आने वाला है इसके बाद में, जिसको फूड पाइप कहते हैं। पाचन यहां भी नहीं होता है और मैंने आपसे कहा था कि यहां पर क्रिया होती है उसको क्रमाकुंचन क्रिया बोलते हैं, जिससे भोजन नीचे की ओर सरकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में हमारा स्टोमक आता है। और स्टोमक की बात हमने की थी, याद कीजिएगा। स्टोमक जो है इसके अंदर एक अम्ल होता है जिसको HCl बोलते हैं। प्रोटीन के पाचन को, प्रोटीन का पाचन जो है उसमें सहायक होता है ये अम्ल जो है। और मैंने कहा था पेप्सिन एंजाइम जो है वो इसमें होता है। जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन होता है, HCl होता है। इसके अलावा एक रेनिन एंजाइम भी होता है इसमें। बच्चों में जो दूध होता है उसका पाचन के लिए ये एंजाइम होता है, ये हमने कल बात की थी, ठीक है। स्टोमक में जो खाना होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, क्योंकि यहां पर एक अम्ल कौन सा है, HCl अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो भोजन है कहां पर आता है, इसके बाद जो भोजन है वो कहां पहुंचता है, वो पहुंचता है हमारे कहां पर, छोटी आंत में पहुंचता है। और जो छोटी आंत है इसका जो पहला भाग जो होता है वो होता है कौन सा, आपकी ग्रहणी होती है। ग्रहणी होती है जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। यहां पहुंचता है खाना। और मैंने कहा था आपसे, याद कीजिए, मैंने कहा था आपसे, ये मान लीजिए फूड पाइप है और इस फूड पाइप में ये स्टोमक हो गया, यहां पर ये स्टोमक है यहां पर। और इस स्टोमक के बाद में यहां पर क्या है, ये हमारी ग्रहणी जो है आपके सामने यहां पर है। आगे फिर आगे ये छोटी आंत जो है वो आपके आगे की साइड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ग्रहणी हो गई यहां पर। और मैंने कहा आपसे यहां पर कौन होता है, यहां पर आपका लीवर होता है। और यहां हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है। याद कीजिए कल बात हुई थी ना, ये हमारा लीवर हो गया यहां पर और यहां अग्नाशय ग्रंथि हो गई। मैंने कहा सो लीवर में आपके क्या बनता है, लीवर में बनता है बाइल जूस। क्या बनता है, लीवर में बनता है बाइल जूस, पित्तरस बोलते हैं इसको। और ये जो है यहां पर आपके गाल ब्लैडर होता है, इसमें इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर आपके ये इस ग्रहणी के अंदर आता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो वसा जो होता है उसको, जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं उसको तोड़ना कार्य होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन करने का काम इसका होता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, यहां पर जूस कौन सा आता है, पैनक्रियाटिक जूस यहां पर आता है, हमने कल बात की इसके बारे में। और जो ये जूस जो होता है यहां से ये एंट्री करता है, यहां पर एंट्री करता है और इसमें एंजाइम्स होते हैं। यह एकमात्र ऐसा जूस है जो कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और जो वसा जो है तीनों का पाचन कर देगा, वो आपके जूस यहां पर आता है, ठीक है। तो हम इसी को लिख रहे थे कल, हमने जो है वसा का इमल्सिफिकेशन लिख लिया था। लीवर का जो बाइल जूस का जो कार्य है वो लिख चुके हैं। अब लिखिए आप लोग कल हमने वसा का इमल्सिफिकेशन किया था, आपने चेक किया होगा। अब लिखना आप लोग, जो ग्रहणी है, जो ड्यूडेनम है, इसमें जो पाचन होता है, यह पाचन के लिए कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने बोला जूस कौन सा आता है, इसमें जूस आएगा कौन सा, एक तो आता है बाइल जूस। कौन सा बाइल जूस आता है, याद कीजिए, एक तो बाइल जूस आता है, इसको पित्तरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं। और मैंने कहा आपसे इसका कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना। क्या,
वसा का इमल्सीकरण करना, बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको तोड़ना कार्य होता है इसका, ये हमने आपको कल भी लिखवाया, ठीक है। इसके बाद एक जूस कौन सा आता है, एक जूस आता है हमारा अग्नाशय रस। कौन सा आता है, अग्नाशय रस आता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियोटिक जूस। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पैनक्रियोटिक जूस बोलते हैं। इसमें मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, यह है पूर्ण पाचक रस है। क्या है, यह पूर्ण पाचक रस है, मतलब कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट का या फिर प्रोटीन का या वसा का, तीनों का पाचन करने वाला है, ठीक है। देखिए मैंने कहा ये तीनों का करने वाला है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन यहां पर होने वाला है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन यहां पर होने वाला है। और कभी आपसे पूछ ले भाई इस पाचन के लिए एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज एंजाइम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे वसा जो है, देखो वसा का पहली बार, देखो याद करो, प्रोटीन का पाचन पहली बार पेट में हुआ था, मैंने कहा था ना पेट में स्टार्ट होता है। वसा का पहली बार पाचन जो है, लिपिड का पहली बार पाचन जो है यही स्टार्ट होता है। और लाइपेज लिखना, लिपिड जो है, लिपिड जो है इसका पाचन आपके लाइपेज एंजाइम से होता है और ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, लाइपेज से ना। और थर्ड हो गया हमारा प्रोटीन जो है, इसका पाचन पूछूं आपसे, जो प्रोटीन है इसका पाचन किससे होता है, अच्छा अपना ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इससे होता है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि यहां पर तीन एंजाइम हो गए, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम ना, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये एंजाइम जो है वो ग्रहणी के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर पाचन करते हैं। और रस कौन सा है, रस हमारा अग्नाशय रस हो गया है, ये हमने आपसे कह दिया, ठीक है। अब देखिए स्टोमक जो था वहां पर जो टेंडेंसी थी, जो प्रकृति थी आपके एसिडिक थी, है ना। मैंने कहा था ना स्टोमक में HCl अम्ल होता है, वहां प्रकृति आपकी अम्लीय थी। लेकिन सो यहां पर बाइल जूस आ गया है, वाइल जूस जो है ये इसकी जो प्रकृति है उसको क्षारीय कर देगा, ठीक है। अब लिखिए यहां जो प्रकृति होने वाली है, जो गृहिणी जो है, जो इसमें भोजन जो है हमारा, जो भोजन होगा इसकी जो प्रकृति होगी, लिखना भोजन जो है इसकी प्रकृति होने वाली है वो क्षारीय हो जाएगी, ठीक है, वो क्षारीय हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्षारीय हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सवाल पूछूं आपसे कि जो भोजन है उसकी प्रकृति अम्लीय कहां पर होती है, पेट के अंदर होती है, स्टमक में होती है, ठीक है। भोजन की प्रकृति क्षारीय कहां पर होती है, वो यहां पर होती है, क्योंकि बाइल जूस यहां पर आता है, बाइल जूस क्षारीय होता है, इसलिए मैंने कहा प्रकृति इसकी क्षारीय यहां हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा गृहिणी हो गया, ठीक है। अब कल हमने लीवर की बात तो की थी, लीवर के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। कल लीवर की बात तो हमारी हुई थी। देखिए मैंने कहा था आपसे कि ये जो है, हमने बात की थी कि ये हमारा फूड पाइप हो गया है, ये हमारा स्टोमक हो गया है, ये हमारी गृहिणी हो गई है। कल याद कीजिए, कल बात हुई थी। और फिर ये आगे आपके छोटी आंत हो गई है ना, कल हमने ऐसे बात की थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक संरचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं, जो कि यहां पर होता है, ठीक है। ये होता है लीवर, है ना। ये जो हिस्सा है जो दिख रहा है आपको, ये लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है, इसको लीवर बोलते हैं ना, ये लीवर होता है। ये आपका लीवर आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है ना, ये है लीवर, ठीक है। और इस लीवर के अंदर जो है, इस लीवर में यहां पर एक क्या होता है, ये आपके गॉल ब्लैडर होती है, ठीक है। हम बात करते हैं लीवर की, इसकी बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं। लिखिए लीवर लिखना, हेडिंग लिखो लीवर लिखना। याद करो लीवर को, जहां जहां लेक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां हिपेट वहां वहां आपकी लीवर, ठीक है। तो लीवर जो है इसकी जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी बोलते हैं, छाप लो, ठीक है, हिपेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लीवर क्या होता है, हिपेटोलॉजी होता है ना। स्टडी ऑफ लीवर क्या होता है, हिपेटोलॉजी होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर क्या होता है, हिपेटोलॉजी होता है ना। मैंने कहा आपसे लीवर जो है इससे बाइल जूस जो है, बाइल जूस जो है इसका स्रावण होता है, ठीक है। इसका निर्माण पूछो कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। और इसका जो संचय जो होता है वो होता है कहाँ पर, पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है ना। पित्ताशय जो है
जो गाल ब्लेडर जो है यहां पर होता है, ठीक है। संचय जो है इसका वो यहां पर होता है गाल ब्लेडर के अंदर पित्ताशय में, जो कि यहां पर होता है, ठीक है। ये आपके सामने मेरी बात है ना। तो अध्ययन इसका हिपेटोलॉजी होता है। बाइल जूस जो है इसका निर्माण यहीं पर होता है, और बाइल जूस का जो श्रावण जो संचय जो होता है वो कहां पर होता है, आपके पित्ताशय में होता है, ठीक है। कभी सवाल पूछो आपसे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लीवर होती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। पूछे आपसे मनुष्य की बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है, लिखना, लिखिएगा। कभी सवाल पूछ लें आपसे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर होती है, ठीक है। बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी, लीवर है, ठीक है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर होती है। और कभी सवाल पूछो ना आपसे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है थायराइड। लिख लो केवल यहीं पर, हम पढ़ेंगे इसके बारे में ना, थायराइड होती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे ना। अगर पूछे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड होती है, ठीक है। पर बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, वो आपकी लीवर होती है। यह बात आपको छापनी है, ठीक है। लीवर जो है वो कहां पर होता है, लीवर राइट साइड में होता है, ठीक है, लिखना। लीवर जो है मनुष्य के राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, और लगभग 1.5 किलो का होता है। क्या, लगभग आपके 1.5 किलो के आसपास होता है। यह 1 से 1.5 किलो का होता है लीवर, है ना। 1 से 1.5 किलो का लीवर होता है, यह भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां बच्चों पूछूं आपसे, इसको हम शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं, शरीर की केमिकल लैब बोलते हैं ना, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं इसको। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो हमारा लीवर होता है, केमिकल लैब जो है हमारा लीवर होता है, ठीक है। तो केमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी कौन है, आपके लीवर, ठीक है। केमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी, यहाँ बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं, इसलिए केमिकल लैब बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने दोस्तों आपके जहर खा लिया है, कोई व्यक्ति ने जहर खाया है, तो जहर खाने पर, जहर खाना जो है उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो चेक करना, जो चेक करने वाले जो आते हैं, जो टीम जो आती है, फॉरेंसिक जो टीम आती है, वो उसका लीवर चेक करती है। क्योंकि अगर जहर खाया है तो वो लीवर में जरूर पहुंच गया होगा। लीवर ही दोस्तों क्या कहते हैं, लीवर ही, अगर हम कुछ थोड़ा मोटा जहर खा भी लें तो लीवर हमें बचाती है। लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या है, लीवर का जो काम आपके डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, यहां लिखिए, आगे लिख लीजिए, लिखिएगा, ठीक ना। जहर खाने से, जहर खाने से मृत्यु होने पर लीवर की जांच होती है। जब सुसाइड जो होता है उसमें लीवर की जांच होती है ना, क्योंकि लीवर में ही वो जहर उपस्थित होगा, इसलिए उसकी जांच करते हैं, ठीक है। लिखिएगा, मैंने बोला आपके इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना। वैसे लिख लिए, लिखना, भ्रूण जो होता है, जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, जब बच्चा अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, भ्रूण बनता है, एक आपके एक जाइगोट बनता है, उस समय जो उसको खून मिलता है, कहां से मिलता है, लीवर से मिलता है, ठीक है। तो भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है, भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है, ठीक है। देखिए विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है, इसका संश्लेषण जो होता है वो लीवर में होता है, ठीक है। और यूरिया का भी, विटामिन ए, यूरिया, इनका संश्लेषण जो होता है वो लीवर में होता है। कहां होता है, लीवर में होता है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जो हेपेटाइटिस रोग जो होता है उसमें लीवर प्रभावित होता है ना। हेपेटाइटिस जो रोग है इसमें लीवर प्रभावित होता है, याद करो। याद आ रहा है कि आपको, लीवर में सूजन आना। और अगर आप शराब पीते हो ना, अगर आप शराब पीते हो तो शराब पीने पर भी
लीवर प्रभावित होता है। शराब पीने पर भी लीवर जो है प्रभावित होता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट है लीवर के बारे में। कि एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपने जहर खाया, ठीक है, अगर आपने हल्का मोटा जहर खा लिया तो उस जहर को, उसको बोलते हैं टॉक्सिक, क्या बोलते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं ना। उस जहर की जो टॉक्सिसिटी जो होती है उसको कम करने के लिए लीवर काम करता है। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसे सुना होगा आपने कि एल्ड्रिन पी ली किसी ने ना, या किसी ने चूहे मारने की दवाई खा ली, सुना होगा आपने, जिंक फास्फेट खा लिया किसी ने, सुना होगा ना आपने, फिर भी बच गया। तो लीवर हमारा काम करता है, तो लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ठीक है, लिखना, विषाक्तता विषाक्तता को कम करने का जो काम है वो लीवर का होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, जहर के प्रभाव को कम करने का कार्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन तो ये सारे काम लीवर के होते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है। तो लीवर आया था तो मैंने आपको लगे हाथ जो है वो यहां पर लिखवा दिया, लीवर जो है। ठीक है, अब देखो, हम ग्रहणी तो हम पढ़ चुके हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं ना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो लीवर के बारे में मैंने आपको लिखा दिया। अब लगे हाथ दोस्तों, यहां पर एक और चीज आई थी, कौन सी आपके देखना, एक और चीज थी अग्नाशय ग्रंथि। इसको भी 2-4 पॉइंट लिख लो यहां पर, लगे हाथ इसके भी कुछ पॉइंट लिख लो। भाई लीवर मैंने पढ़ा दिया आपको, जो जो मेरे बीच में आ रहा है पाचन के, मैं उसका पाचन करता जा रहा हूं। ठीक है, लीवर आया, लीवर मैंने आपको लिखा दिया। दांत, जीभ, मुंह आया, वो लिखा दिया मैंने आपको। अब ये आ चुकी है पैनक्रियाटिक ग्लैंड आ चुकी है, इसकी बात और करते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आप लिखिए मेरे साथ में, लिखिए अग्नाशय ग्रंथि। वैसे ग्रंथि एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, ये ग्रंथि एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड, कौन सी है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, पहली बात तो यह है, मिश्रित ग्रंथि होती है। मैं लिखाऊंगा आपको, जब ग्रंथि पढ़ाएंगे वहां लिखाऊंगा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड इज ए मिक्स ग्लैंड। मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और ये बहिर्स्रावी ग्रंथि भी होती है। यह एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। देखो मैंने कहा आपसे, कोई भी ग्लैंड होगी, इस ग्लैंड से या तो एंजाइम निकलेंगे या उससे हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है, दोनों चीज निकालती है। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड इज ए मिक्स ग्लैंड। ठीक है, ये आपके, यह एंजाइम भी निकालती है और ये हार्मोन भी निकालती है। अब देखो, एंजाइम तो हम पढ़ चुके हैं, अरे अभी पढ़ा है मैंने आपको एंजाइम, देखो यहां पर पढ़ा है, देखो ये देखो ना, ये एंजाइम तो थे, जो अग्राशय रस था इसमें एंजाइम थे ना, ये एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो इनके नाम लिख लो, यहां पर लिख लो। एंजाइम कौन कौन से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो एंजाइम तो हो गए ये बेटा ना। अब मैंने कहा हार्मोन कौन सा है, ये हार्मोन एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे निकलता है, देखो इसमें कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, ऐसे कुछ कोशिकाएं इसमें होती है। ठीक है, किसके अंदर, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है। और यहां पर एक द्वीप समूह कौन सा है, लैंगरहैंस द्वीप समूह कौन सा है, यहां पर एक लैंगरहैंस द्वीप समूह होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है कुछ ऐसे होती है ना, इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है बेटा ना। इसकी जो आकृति होती है कुछ ऐसे होती है ना। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर
लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं। क्या होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह बोलते हैं इनको। और यहां पर बीटा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका होती है, कुछ कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो यहां पर लैंगरहैंस क्या होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं। और इसमें बीटा कोशिका होती है। क्या होती है? इसमें बीटा कोशिका होती है, बीटा सेल इसमें होती है, इसको बोलते हैं बीटा कोशिका बोलते हैं। इस बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, इसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। इस बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो वर्ड है इसको देने वाला था बेस्ट बेटिंग। कौन था? बेस्ट और बेटिंग, ठीक है। लिखना, ये इंसुलिन जो है इसकी खोज करने वाला कौन था? बेस्ट बेटिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है ना। हमारे ब्लड के अंदर बच्चों क्या है? ग्लूकोज घूम रहा है। ग्लूकोज मतलब आपके ब्लड शुगर घूम रही है, ठीक है। अगर हमने शुगर ज्यादा खा ली, अगर हमने मिठाई ज्यादा खाई, तो ब्लड शुगर हमारे अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? इंसुलिन होता है, ठीक है। तो बॉडी में ब्लड जो शुगर है, ग्लूकोज जो है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? इसका काम है, ठीक है। लिखना, जो इंसुलिन है आपके, इसका कार्य क्या है? लिखिए, इसका कार्य छापना क्या है? लिखना, लिखना, रक्त में शर्करा जो है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं इसको ना, शर्करा को नियंत्रित करना कार्य इसका होता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है, अगर इंसुलिन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होगा? तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने वाला है। और अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ेगा, अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ेगा, तो हमारे अंदर एक रोग होने वाला है, उसका नाम है मधुमेह। क्या नाम है? मधुमेह, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मधुमेह, या इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं ना, उसे हम लोग डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की अगर मात्रा कम होती है तो ब्लड शुगर को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ब्लड शुगर बढ़ता है तो मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसी को हम लोग जो है डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। इसका पूरा नाम आपको याद करना है। मैं फिर कह रहा हूं, डायबिटीज से काम नहीं चलेगा। दो रोग होते हैं डायबिटीज के नाम से। एक रोग में बार बार बाथरूम आता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिडिपस। मैं आगे लिखाऊंगा उस रोग को। और एक रोग ये वाला है डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस याद करना है। देखो, इसकी शॉर्ट फॉर्म डीएम होती है। क्या होता है? डीएम, ठीक है। डीएम मतलब कलेक्टर होता है ना। और जो डीएम जो होते हैं उनको मधुमेह होता है। क्या होता है? उन्हें मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप तो, है ना। तो डीएम को मधुमेह होता है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस। एक बार सवाल आया, डायबिटीज इंसिडिपस में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 था, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों ने उसके नीचे वाला ऑप्शन देखा ही नहीं, डायबिटीज देखा, ब्लड शुगर देखा, समझ गए वो यही होगा, जबकि उसका आंसर था बार बार बाथरूम का आना, ठीक है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंसुलिन की कमी अगर होती है तो ब्लड शुगर बढ़ता है हमारा। मधुमेह रोग होता है जब मधुमेह आपके खतरनाक टाइप पर होता है। देखो, अगर मोटापा है तो ये रोग होगा ही होगा ना। कुछ कारण है। मधुमेह रोग का अधिकांश कारण उस आपकी लाइफ स्टाइल होती है। क्या? आपकी जो लाइफ स्टाइल जो होती है ना, वो कारण इसका होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है ना। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। कई लोग बोलते हैं मीठा खाने से होता है, गांव वाले सब मीठा खाते हैं, किसी को मधुमेह नहीं होता ना। लाइफ स्टाइल तय करती है। अगर आपको मोटापा है तो ये चांस है रोग होने के, अगर आपको बीपी है तो चांस है ये रोग होने के, है ना। तो मोटापा सबसे बड़ी जड़ है आपकी बीमारियों की। तो ये आपके लाइफ स्टाइल रोग होता है मधुमेह रोग। कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, पर अधिकांश टाइम लाइफ स्टाइल से होता है मधुमेह रोग, ठीक है। तो नोट करना। और आप जानते हो विश्व मधुमेह दिवस कब बनाते हैं? वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है, मधुमेह दिवस जो है, ये हम 14 नवंबर, कब आपके
14 नवंबर जो है इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है 14 नवंबर को होता है, ये आपको छापना है। एक बार सवाल बच्चों आया यहाँ पर इस ग्रंथि से, एक बार सवाल पूछा गया कि इस ग्रंथि से एक बार सवाल हमारे सामने जो आया था, इस ग्रंथि से एक बार सवाल जो आया था हमारे सामने, वो बच्चों सवाल पूछा गया आपसे एक बार जो है, इस ग्रंथि से सवाल पूछा गया एक बार जो है कि अग्नाशय ग्रंथि की किस कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है ना। सवाल क्या था, नोट लिखिएगा, नोट लिख लीजिए। देखो मैंने कहा ना अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो लिखना अग्नाशय ग्रंथि की जो अल्फा कोशिका है इससे ग्लूकागोन, इससे क्या होता है, इससे ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे ग्लूकागोन जो हार्मोन है, ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये कहां से निकलता है, लिखना आपके ग्लूकागोन हार्मोन कहां से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। जो अग्नाशय ग्रंथि है इसकी बीटा जो अल्फा कोशिका है यहां से ग्लूकागोन हार्मोन है, इसका उद्देश्य भी जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है, अब ये हमारा छोटी आंत का ग्रहणी वाला पोर्शन हो गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है जेजूनम। कौन, जेजूनम आता है। मैंने कहा ना छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट कौन सा था, एक पार्ट हमारा, मैंने कहा छोटी जो आंत है, छोटी जो आंत है, इस छोटी आंत के अंदर 3 पार्ट होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, इसमें एक होता है कौन सा, एक ग्रहणी होता है, ड्यूडेनम होता है, एक हमारा जेजूनम होता है, जेजूनम होता है। लिखना इसमें पाचन नहीं होता है, क्या इसमें पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें पाचन नहीं होता है। इसके बाद आता है ईलियम। कौन आता है, ईलियम आता है इसके बाद। ठीक है, ईलियम भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए ना, ईलियम आ गया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए। देखो एक तो पाचन इसमें समाप्त होगा। ठीक है, पाचन जो है इसमें ये द एंड हो जाएगा, तो पाचन का अंत छोटी आंत में होता है, पाचन का अंत छोटी आंत में होता है और ईलियम में होता है। ठीक है, तो पाचन तो यहाँ पर दाएंड, जो भी पाचन होना है वो पाचन यहाँ पर हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप पाचन अगर होगा तो पाचन के लिए एंजाइम चाहिए, मैं हर बार बोल रहा हूँ एंजाइम के लिए कोई ना कोई रस चाहिए, तो यहाँ कौन सा रस है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी जो आंत है, उनका रस कौन सा होता है, आंत रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाचन होता है किससे होता है, वो होता है हमारी आंत रस से होता है, ये भी आपको छापना सो। इंटेस्टाइन जूस से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन जूस से हमारा यहाँ पर पाचन होता है, यहाँ पाचन अंत होगा, जो होना है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सो पाचन के बाद में अब हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, यहीं पर ना हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्वेशन स्टार्ट करेगी, जो उसको चाहिए वो यहां से वो लेना स्टार्ट, यहां पर पाचन अंत हो चुका है, अब हमारी बॉडी यहीं से आपके एब्जॉर्वेशन स्टार्ट करती है। तो लिखना शरीर में जो अवशोषण जो होता है, अवशोषण भी यहीं पर शुरू होता है ना, अवशोषण जो है इसकी शुरुआत जो है वो भी यहीं पर होती है। ठीक है, एब्जॉर्वेशन स्टार्ट यहीं पर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर देखो मान लो बच्चों, मान लीजिए कि ये जो है कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से ईलियम है, क्या है, ईलियम है। ठीक है, तो यहां पर आपके मान लेते हैं, यहां पर आपके यहां जो है वो यहां पर पाचन के बाद में जो अंत हुआ है, यहां पाचन हो चुका है, और ये पाचन के बाद में जो कुछ आपके महत्वपूर्ण हमारे पास में मिनरल्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है आपके, यहाँ बच्चों जो आपकी जो ये इसकी जो बॉडी जो है ना, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ बहुत सारे रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं, इनको हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं, रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं, इनको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं इनको। ये यहाँ पर बड़ी मात्रा में होते हैं ना, ये जो आपके जो ईलियम जो है इस पर बड़ी मात्रा में होते हैं, इनको हम बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं इनको, इन्हें बोलते हैं रसांकुर, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्या इनको, इंग्लिश में बोलते हैं इनको माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं हिंदी में, तो आपके इंग्लिश में बोलते हैं इनको माइक्रोविलाई, है ना, माइक्रोविलाई बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो रसांकुर या माइक्रोविलाई बोलते हैं। इसी का काम क्या है, इसी काम होता है अवशोषण करना, ठीक है, अवशोषण जो है काम इसी का होता है। तो ये जो हमारी जो बॉडी है चारों ओर जो है, जो चाहिए होता है ये रसांकुर यहाँ से खींचता है और बॉडी को दे देता है, ठीक है। तो रसांकुर होते लिख लो। सवाल पूछे कभी आपसे रसांकुर कहाँ पर होते हैं, रसांकुर जो है वो ईलियम में, कहाँ पर होते हैं, ईलियम में होते हैं, लिख लेना, ईलियम में होते हैं रसांकुर। इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। काम क्या है, काम इसका अवशोषण करना काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवशोषण जो है वो काम इसका होता है ना। तो लिखिए छोटी आंत हमारी यहाँ पर अंत हो चुकी है ना, छोटी आंत का यहाँ पर अंत हो गया। तो इलियम का पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। पाचन में इंटेस्टाइन जूस काम आ गया, अवशोषण में हमारा माइक्रोविलाई काम आ गया, ठीक है, रसांकुर आ गया। अब हमारी बड़ी आंत बची हुई है ना। अब जो भी वेस्ट को निकलना होगा वो बड़ी आंत तय करने वाली, ठीक है, जो भी वेस्ट निकलना है बड़ी आंत तय करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने छोटी आंत के बारे में। अब लिखिए आप लोग, लिखिए ना बड़ी आंत। देखो हमने शुरुआत की यहाँ से कि हमारा ये फूड पाइप आया था, याद है कि आपको। फिर मैंने कहा आपसे यहाँ जो है ये हमारा स्टोमक आ गया, ये हमारा स्टोमक आ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ से एक गृहिणी बाहर निकलती है और गृहिणी के बाद में ये गाड़ी जो है वो छोटी आंत हमारी चलती है आगे, ये छोटी आंत जाएगी हमारी आगे, ठीक है। तो ये छोटी आंत हो गई है ना, यहाँ पर ये छोटी आंत आपके सामने यहाँ हो चुकी है ना। और देखिए मैंने कहा आपसे इसके बाद में जो है यहाँ से ये बड़ी आंत शुरू होती है ना। ये बड़ी आंत कुछ ऐसे फैली होती है, यहाँ पर जो है कुछ ऐसे बड़ी आंत होती है ना। तो यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है और बड़ी आंत जो है कुछ ऐसे होती है। और ये होता है हमारा एनस। क्या होता है, एनस होता है, गुदा बोलते हैं। और यहीं से जो वेस्ट होता है वो वेस्ट यहाँ से बाहर निकलता है ना, वेस्ट जो है यहाँ से बाहर निकलता है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। एनस यहाँ पर है, वेस्ट आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो बड़ी आंत जो मैंने बनाई है ये आकार में छोटी होती है ना, आकार में छोटी होती है, छोटी आंत आकार में बड़ी होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चा ना, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ जो पार्ट जो बना हुआ है ये सीकम होता है। क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो बड़ी आंत है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सीकम, कौन सा, सीकम होता है, ठीक है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका सीकम। क्या होता है, सीकम होता है। ये शायद आपने सुना होगा, शायद सुना होगा, हो सकता है नहीं भी सुना होगा ना, सीकम जो है, ठीक है। क्योंकि अधिकांश लोग पाचन के अंदर केवल पाचक रस कौन कौन से हैं और एंजाइम कौन कौन से हैं वही बताएंगे। पाचन की पूरी प्रक्रिया बताने में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। पर पाचन का मतलब पाचन की प्रक्रिया जानना भी होता है ना। हर चीज केवल एग्जाम के लिए हो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें आपकी संतुष्टि के लिए भी होनी चाहिए ना। तो ये जो सीकम जो होता है, सीकम जो है लिखना, जो सीकम जो है इसको सीकम ही कहते हैं ना, सीकम ही कहते हैं। सीकम जो होता है, पहली बात तो ये बड़ी आंत का भाग होता है, ठीक है। ये वर्तमान में मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग है, लिखना, ये वर्तमान में लिखना, यह वर्तमान में जो मनुष्य है, मनुष्य में वर्तमान में अवशेषी अंग होता है, ठीक है, अवशेषी अंग होता है। देखो अवशेषी का मतलब जो काम नहीं आता है ना, जो निष्क्रिय हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, अवशेषी अंग है ना, निष्क्रिय अंग है। क्योंकि ये सीकम जो है, देखो पहले जो हमारे जो मवेशी जो होते हैं ना, जो हमारे ये शाकाहारी जो जानवर होते हैं, जंतु जो होते हैं, उनमें सेलुलोज खाते हैं वो लोग, है ना। अब भाई मवेशी तो पेड़ पत्तों की पत्तियां खाएगा, उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए सीकम चाहिए होता है, ठीक है, लिखना। तो सीकम जो होता है, जो मवेशी जो होते हैं हमारे, जो शाकाहारी जंतु जो होते हैं ना, शाकाहारी जो जंतु जो होते हैं हमारे, शाकाहारी जंतु जो होते हैं, लिखना, जो मवेशी जो होते हैं, इनमें मवेशी जो होते हैं इनके अंदर ना, इनके अंदर सेलुलोज जो है, किसका, सेलुलोज जो है, सेलुलोज के पाचन के लिए सीकम की आवश्यकता होती है। किसकी, सीकम जो है इसकी आवश्यकता होती है।
पर मनुष्य सेलुलोज खाता ही नहीं है, तो इसलिए वर्तमान में इसका कोई यूज नहीं होता हमारे अंदर जो है। तो ये अवशेषी अंग होता है सीकम, ठीक है। इसी सीकम का दोस्तों, इसी सीकम जो है इसका एक पार्ट होता है, नलीनुमा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स, ठीक है। इसी सीकम का एक भाग कौन होता है? इसका भाग अपेंडिक्स होता है, ठीक है। इसकी सीकम का अभी जो हमारी बॉडी में जो पार्ट होता है वो अपेंडिक्स होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, कोई काम का नहीं है, ये हमारा निष्क्रिय अंग हो चुका है, हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। आपने सुना होगा, जैसे मैं खुद की बताऊं आपको, कि अगर आप जैसे फास्ट फूड अधिक खाते हो ना, फास्ट फूड अधिक खाओगे, जैसे मैं पहले बहुत खाया, मैंने कॉलेज टाइम में फास्ट फूड ही खाया, खाना खाया नहीं। आपने खाने का गैप बढ़ा दिया खाने में, अगर आपने, मैंने कहा ना, सुबह चाय पी फिर 12 बजे खाना खाया आपने, तो आप चेक करना, आपको, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर मैं, मेरे साथ हुआ तो बता रहा हूं आपको रात में जैसे कुछ भी खाओगे आप बाहर का, तो आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको स्टमक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो पेन इस लेवल का होगा कि जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगवा लोगे तब तक वो पेन ठीक नहीं होने वाला है ना। आप कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। मतलब मैं जयपुर था ना, जब जयपुर में मैं रात को 12-1 बजे, मतलब हर 5 दिन में एक बार जो है SMS हॉस्पिटल जाता, इंजेक्शन लगवाता, वहां से फिर वापस आता, फिर ठीक होता वो दर्द, है ना। ये अपेंडिक्स का दर्द हो रहा था मुझे। फिर जब चेक कराया तो मैंने, अपेंडिक्स था मुझे, ये गलने लगता है ना। जब मैंने कहा ना, जब ये भाई ये हमारे शरीर में है, हमारे बॉडी के अंदर, पर कोई काम का अंग नहीं है, ये हमारी बॉडी में यहाँ होता है, कोई काम का नहीं होता है, यहाँ पर होता है। लेकिन अगर ये गलने लग गया तो दर्द करता है, पेन करता है, फिर आपको इसको निकलवाना पड़ता है ना। तो मैंने फिर इसको बाहर निकलवाया अपेंडिक्स को। अब मेरे पास में कोई भी अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई भी वेस्ट नहीं, सारा काम की चीज है ना। तो ये अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स जो है, और बड़ा दर्द करता है। अगर आपने बाहर का खाना लगातार खाया, लंबे टाइम खाया, तो अपेंडिक्स एक्टिव होता है, मतलब कि एक सड़ना स्टार्ट करता है और दर्द होता है इंसान को, ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछता है, अपेंडिक्स सीकम का पार्ट होता है, ठीक है। ये अगर आपको नई जानकारी पता लगी हो तो मुझे दिल भेजना, समझ जाऊंगा मैं। ये सीकम के बारे में आपने पहली बार पढ़ा हो तो, है ना। इसके बाद में एक पार्ट से कोलोन होता है ना, सीकम है, फिर कोलोन है, फिर रेक्टम है। क्या है लिखना? लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए, इसी पेज में अंत करेंगे इसका। देखिए, सीकम हो गया एक पार्ट, तो सीकम हो गया एक पार्ट, एक हो गया कोलोन, कोलोन पार्ट हो गया, है ना, ये इसी का पार्ट है। और एक हो गया रेक्टम। रेक्टम जो है इसको मलाशय बोलते हैं। क्या? रेक्टम जो होता है इसको मलाशय बोलते हैं ना। यहीं पर आपके जो मल होता है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है। और उसके बाद में जो एनस जो है, इससे मल आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। एनस से आपके अवशिष्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया पाचन तंत्र जो है पूरा हो गया, डाइजेशन पूरा हो गया। अब बताओ, आपको मैंने खिलाया था और बाहर निकाल दिया, कैसा लगा पढ़ के आपको ये सारी बातें? अब बताओ कैसा लगा आपको यहां तक पढ़ के? नहीं चलो एक बार क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं ना। 2 मिनट के लिए जो कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं पाचन के अंदर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ब्लड के ऊपर, ठीक है। देखो, शुरुआत हमने की कहाँ से? पाचन में शुरुआत हमने की, मैंने कहा आपसे जो पाचन जो है, हम जो है होलोजोइक होते हैं ना। 2 मिनट सुनना है आराम से, ठीक है। हम होलोजोइक होते हैं, मतलब हमारा पाचन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये हमने बात कही आपसे ना। इसके बाद मैंने कहा आपसे कि जो हमारा जो पाचन जो है, उस पाचन में एक जो पूरी जो आहार नली होती है वो मुख से स्टार्ट होती है और गुदा तक होती है ना। तो माउथ से एनस तक आपकी एक आहार नली हमारे अंदर होती है, जो लगभग 33 फुट लंबी होती है, 8-10 मीटर लंबी होती है। उसे हम लोग बोलते हैं आपके आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना। इसकी शुरुआत आपके कहाँ, शुरुआत जो है इसकी वो आपके ओरल कैविटी से होती है या माउथ से होती है, ठीक है। जो माउथ जो होता है, यहाँ पर केवल जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन होता है, और इसके लिए यहाँ पर सलाइवा ग्लैंड होती है, जिसका सलाइवा जूस निकलता है। और सलाइवा जूस के अंदर एक तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है,
जीवाणु के भक्षण में काम करता है। इसके अलावा एक यहाँ पर टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद जो भोजन जो होता है, वो भोजन जो बनता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। बोलस फिर आगे बढ़ता है बच्चों, और उसके बाद में जो फिरनिक्स कॉमन चैम्बर जाए, कॉमन चैम्बर जहां पर श्वास भी आती है, जहां आपका माउथ भी खुलता है अंदर की ओर, वो हमारा फिरनिक्स होता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ये कॉमन चैम्बर है, यहाँ पाचन नहीं होता है। इसके बाद में हमारे गले में दो पाइप आती है। एक होती है हमारे यहाँ पर जिसको हम आपके विंड पाइप बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, और एक होती है हमारी फूड पाइप जिसको एसोफेगस बोलते हैं या ग्रास नली बोलते हैं। जो विंड पाइप होती है उसमें खाना नहीं जाए, इसके लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब भी हम कुछ खाएंगे एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा, खाना आपके उस पाइप में नहीं जाएगा। तो फिर हमारे पास में एक पाइप होता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, एसोफिगस बोलते हैं इसको। इस एसोफिगस के अंदर पाचन नहीं होता है। इसमें केवल एक काम होता है, जो बोलस ऊपर से आया है, जो खाना ऊपर से आ रहा है, उसको क्रमाकुंचन से नीचे भेजता है, स्टोमक की ओर ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब स्टोमक में भोजन पहुंच चुका है। यहां पर जो है, यहां पर एक तो HCl अम्ल होता है जो कि प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है, या फिर जो पेप्सिन एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहां पर जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और मैंने कहा आपसे HCl जो है उसको एक्टिव करता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों में जो दूध है उसका पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है अमाशय के अंदर, क्योंकि अमाशय स्टोमक में मैंने कहा कि यहाँ पर HCl अम्ल होता है, तो यहाँ पर जो भोजन है उसकी प्रकृति आपके एसिडिक होती है। यहाँ जो भोजन तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं काइम, मैंने आपसे कहा। इसके बाद जो भोजन है हमारा वो छोटी आंत की ओर बढ़ता है। छोटी आंत का पहला पार्ट ग्रहणी जो है आता है, जिसको हम आपके ड्यूडेनम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, और ड्यूडेनम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट, ड्यूडेनम जो होता है वो पहला पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, ग्रहणी बोलते हैं ना। ग्रहणी के अंदर जो है सबसे पहले राइट साइड में जो लीवर जो होता है उससे आपके बाइल जूस आता है। ग्रहणी के अंदर बाइल जूस का निर्माण लीवर के अंदर होता है, जबकि स्टोरेशन जो है उसका संचय जो है वो आपके लीवर के नीचे जो हमारा गाल ब्लेडर होता है वहां पर होता है। ठीक है, बाइल जूस वहां से आता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? जो वसा जो है, जिसके बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको तोड़ना काम होता है। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड कहते हैं इसको ना, वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं। ये काम आपके ग्रहणी के अंदर होता है। उसके बाद ग्रहणी में एक जूस आता है जिसका नाम होता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस इसका नाम होता है, क्योंकि यह जूस जो है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से आता है, अग्नाशय ग्रंथि से आता है। इसको हम टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और जो वसा है इसका पाचन करने वाला है। तीनों का पाचन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इन तीनों के लिए एंजाइम कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है, वसा के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, और जो प्रोटीन जो है उसके लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भोजन है हमारा वो ड्यूडेनम के बाद में जेजुनम में आता है, वहां पाचन नहीं होता है। उसके बाद इलियम में आता है। इलियम पाचन का द एंड यहीं पर होता है, समाप्त यहीं पर होता है पाचन आपके, और जो अवशोषण जो है वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, तो पाचन समाप्त करने के लिए जो जूस काम आता है वो कौन सा है? वो इंटेस्टाइन जूस आता है, आंत रस आता है इलियम के अंदर ना। और इसके बाद में मैंने कहा आपसे, इसके बाद में यहीं पर अवशोषण होता है, एब्जॉर्वेशन होता है। हमारी बॉडी को जो आवश्यक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उनको वो यहाँ से ले लेती है ना। और इसके लिए यहाँ पर जो इलियम है उसकी सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, अवशोषण इससे होता है। इसके बाद में बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत का पहला पार्ट सीकम होता है। सीकम जो है वर्तमान अवशेषी अंग हो चुका है। जो मवेशी जो है उनके अंदर सेलुलोज जो है उसका पाचन के लिए सीकम होता है, हमें जरूरत नहीं होती है। सीकम का ही पार्ट अपेंडिक्स होता है। सीकम के बाद में आपके कोलोन आता है, और उसके बाद में रेक्टम आता है, जहां पर मल जो वेस्ट है इकट्ठा होता है, मलाशय होता है। और उसके बाद में जो एनस जो है वहां से मल आपका बाहर निकल जाता है। ये हमारा पूरा पाचन हो गया है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ध्यान रखना अपना। तो ये हमारा पाचन पूरा हो गया है। देखो सारा खेल इस बात का है कि कल से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लगभग पाचन हम लोग जो है लगभग मान लीजिए आप 2 घंटे हमने पाचन पढ़ा है ना, केवल 5 मिनट ही लगे मुझे पूरा पाचन सुनाने में आपको। यही सारी बातें मैंने आपको लिखाई हैं आपकी नोटबुक के अंदर। अब आप इस 5 मिनट को 5-6 बार सुन लोगे ना तो काम हो जाएगा आपका।
इसको अलग कर लेना, कल गायत्री मंत्र के रूप में चलाना इसी को, है ना, पाचन वाले पोर्शन को, ठीक है। इसको अलग करवा दूंगा मैं ना, चिंता मत करो आप लोग। चले अब आगे बढ़ते, लिखना ब्लड, लिखिए ब्लड। लिखो ब्लड, रक्त, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां श्रृंगार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। देखिए ब्लड, देखो ब्लड की अगर बात करें हम लोग, जो है ब्लड की अगर बात करें तो रक्त जो है, पहली बात तो मैंने कहा था जहां जहां दूध वहां वहां लेक्ट, जहां जहां लीवर वहां वहां हिपेट, जहां जहां ब्लड वहां वहां हिमेट। याद है आपको, हिमेटो वर्ड हमने यूज किया था, ठीक है। तो लिखना स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, लिखना जो रक्त जो है इसका अध्ययन क्या होता है, इसका अध्ययन होता है हिमेटोलॉजी, है ना, हिमेटोलॉजी जो है वो इसका अध्ययन होता है, ठीक है। लिखना हिमेटोलॉजी जो है वो आपके स्टडी ऑफ ब्लड हो गया ना, तो रक्त का अध्ययन आपकी हिमेटोलॉजी होता है ना, रक्त जो है उसका अध्ययन क्या होता है, हिमेटोलॉजी होता है ना। पहली बात तो रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, एक लाइन लिखा रहा हूं, यही ब्लड होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको तरल संयोजी उत्तक, हिंदी में बोलते हैं इसको तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि एक टिश्यू है, उत्तक है। उत्तक मैंने पिछली बार नहीं पढ़ाया था बैच के अंदर, इस बार पढ़ाऊंगा आपको उत्तक, ठीक है। उत्तक पूरा पढ़ेंगे हम लोग, उपकला उत्तक क्या होते हैं, एडिपोस टिश्यू क्या होते हैं, सारी बात करूंगा, ठीक है, टिश्यू के बारे में ना। देखो जो कोशिका जो होती है, जब कोशिकाएं मिलकर आपस में उत्तक बनाती है ना, तो रक्त जो है वो उत्तक है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर होती है, फिर आपके क्या बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है। और लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लिक्विड फॉर्मेट में, और हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम ब्लड का होता है। हमारी जो पूरी बॉडी है इसका जो कनेक्शन जो है वो ब्लड ही करता है। तो ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सेकंड, इसका जो पीएच मान है वो फिक्स होता है, ठीक है। इसका जो पीएच जो मान होता है, पीएच जो वैल्यू होती है इसकी वो 7.4 फिक्स है ना, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो फिक्स है 7.4 है ना। मतलब देखो पीएच का मतलब होता है हमारा, देखो जो पीएच जो होता है ना, ये पीएच स्केल होता है बेटा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्केल होता है। यह देने वाला सोरेंसन था, एक बार आरएस का एग्जाम था, और आरएस के एग्जाम में मेंस का एग्जाम था, तो आरएस 2018 का जो मेंस का एग्जाम था उसमें साइंस में एक सवाल पूछा गया, पीएच स्केल की खोज करने वाला कौन था, सोरेंसन ने खोज की पीएच स्केल की। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, उसको तय करने के लिए स्केल बनाया गया, ठीक है। इसमें बच्चों, इसमें 0 से 14 जो है इसमें नंबर होते हैं ना, इस स्केल के अंदर 0 to 14 नंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें 7 जो है, 7 जो है वो इसका मिडिल नंबर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं उदासीन। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 आएगी तो वो उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होने वाला है। अगर 7 से अधिक उसकी वैल्यू आएगी, अगर यहां पर कहीं पर आएगी तो वो क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होने वाला है, बेसिक होने वाला है। और अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आती है तो वो अम्लीय होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। कैसा होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे पीएच वैल्यू जो है आपके
पीएच वैल्यू आपके कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, यह तय करने के लिए पीएच होता है। क्या होता है? पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल होता है। अब मेरी बात को सुनना आप ध्यान से। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया यहाँ पर कि मैंने कहा अगर हम 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे, अगर हम जो है वो 7 से, अगर हम 7 से, देखो 7 से अगर आप दूर जाओगे, अगर इधर दूर जाओगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने वाली है ना, क्षारीयता जो है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। और अगर आप इधर जाओगे तो अम्लता बढ़ने वाली है। 7 से दूर जाओगे तो दोनों की प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। जैसे कि मान लो अगर किसी का पीएच वैल्यू 14 होगा तो वो प्रबल क्षारीय होगा, अगर वैल्यू आपके 7 के पास होगा तो वो हल्का क्षारीय होगा, अगर वैल्यू उसका 6 होगा तो हल्का अम्लीय होगा, पर अगर वैल्यू उसका 1 होगा तो वो प्रबल अम्लीय होगा। तो मैं अगर इधर इससे इधर जाऊंगा तो ये वाली प्रवृत्ति बढ़ेगी, अगर इससे इधर जाऊंगा तो ये वाली प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। मैंने कहा रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, मतलब ये इसके आसपास ही होगा। तो रक्त आपके हल्का क्षारीय होता है, लिखना, जो रक्त जो है ये हल्का क्षारीय होता है ना, हल्का क्षारीय होता है। कभी सवाल पूछो आपसे रक्त कैसा होता है? रक्त आपके हल्का क्षारीय होता है। यह हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां इसको अलग से पढ़ने वाले ना, कुछ पीएच मान लिखाऊंगा आपको अम्लीय वर्षा का, रक्त का, वो वहां अलग से बात करेंगे, ठीक है। पर अभी आप एक बार समझने के लिए इसको बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, है ना। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। एक मनुष्य में कितना रक्त होता है? नॉर्मल की बात करूं, जितना उसका वेट है ना, उस वेट का लगभग आपके 7% रक्त होता है। जितना भी उसका वेट है उसका 7% आपके ब्लड होना चाहिए एक मनुष्य के अंदर, ठीक है। मान लो आपका वेट 70 किलो है तो आपके अंदर लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड होना चाहिए ना। अगर आपका वेट 80 किलो है तो लगभग आपके 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। अगर आपका वेट 90 किलो है तो आपके अंदर लगभग 6.5 लीटर ब्लड होना चाहिए ना। पर अधिकांश का जो वेट है आपके वो 70 जो है 80 के बीच ही होता है ना। अधिकांश का वेट आपके इतना ही होता है। तो एक मनुष्य के अंदर सामान्यतः 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ना। एक मनुष्य जो है उसमें सामान्यतः लिखिए एक मनुष्य में सामान्यतः हम सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य की बात नहीं कर रहे जो असामान्य हो, ग्रेट खली की बात नहीं कर रहे हैं ना। एक मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है। एक मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है, ठीक है। इतना ही ब्लड होता है एक मनुष्य के अंदर, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है एक मनुष्य के अंदर, ठीक है। लिख लीजिए, जो कि इसके वजन का 7% होता है ना, वजन का 7% होता है। अगर वजन 70 किलोग्राम है तो 4.9 लीटर आपके ब्लड होना चाहिए, ठीक है। तो वजन का 7% जो है इतना आपके क्या होता है, इतना जो है हमारा ब्लड होता है शरीर के अंदर, ठीक है। लगभग इतना होता है। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे आगे ना, कि मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, ब्लड इतना ही होता है, ब्लड इतना ही होता है, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट, रक्त जो है इसका निर्माण कहाँ होता है ना। रक्त का निर्माण, देखो हमारी बॉडी में हड्डियां होती है ना, हमारी जो बॉडी उसमें हड्डियां होती है, ठीक है। एक हमारी बॉडी के अंदर बोन मेरो होता है, खोखली हड्डी होती है, बोन मेरो होता है, उस बोन मेरो के अंदर ब्लड बनता है, ठीक है। लिखना, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, इसको बोलते हैं रेड बोन मेरो, में होता है। तो जो ब्लड जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, बोन मेरो मतलब आपके खोखली जो हड्डियां होती है, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें बनता है, ठीक है। तो रक्त का निर्माण आपके बोन मेरो में होता है, खोखली हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है।
अब जो ब्लड आपको जो दिखता है ब्लड, अगर मैं यहाँ से काट दूं, काटूंगा नहीं पर मान लो काट दिया, अब जो ब्लड बह रहा है, लाल लाल जो खून बह रहा है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है। मान लो आप, मान लो ये ब्लड बह रहा है, थोड़ा और करता हूं बड़ा, मान लो आपका ब्लड यहां पर बह रहा है, ठीक है। मान लो ये ब्लड है, ये हो गया ब्लड। सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि ब्लड में क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सवाल आपसे ये पूछा, ठीक है। देखो इसमें एक तो बच्चों आपके, एक तो इसमें होती है क्या, एक तो इसका लिक्विड पार्ट होता है ना, रंग अलग से आता है, लिक्विड पार्ट अलग से होता है। जो लिक्विड पार्ट उसको बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट जो होता है इसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड में एक होता है प्लाज्मा, यह इसका लगभग 55% होता है। ब्लड का 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ये रंगहीन या फिर हल्का पीला होता है ना, ये रंगहीन होता है। मैंने कहा ना ब्लड का रंग बाद में आएगा, यह रंगहीन होता है या फिर ये हल्का पीला होता है। जब कोविड-19 जब हुआ था और जिनको कोविड ठीक हो गया, उसके बाद में चेक आपने सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट की प्रथा स्टार्ट हुई थी कि भाई आपका प्लाज्मा दे दीजिए, क्योंकि आपके प्लाज्मा में कोविड को हराने की क्षमता है, वो किसी और के काम आ जाएगा ना, ऐसा स्टार्ट हुआ था। वो प्लाज्मा यही, अगर आपने चेक किया हो, चेक करना गूगल पर, आपको थैली के अंदर हल्का पीला कलर का एक लिक्विड दिखाई देगा गूगल के ऊपर, वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है, हल्का पीला होता है, रंगहीन होता है। मान लेना 55% ब्लड में प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है, इसमें पूछूं आपसे, इसमें सर्वाधिक जो होता है जल होता है, ठीक है। जल होता है लगभग 92% जल होता है ना, इसमें लगभग आपके 92% जल होता है ना, प्लाज्मा में सर्वाधिक जल होता है। इसके बाद में प्रोटीन होती है, क्या प्रोटीन होती है ना, और इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीन होती है इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा में जल होता है, इसके अलावा फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें होती है, ये आपको रखना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें होती है। अगर बच्चों प्लाज्मा में से, अगर प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को मैं बाहर निकाल दूं, अगर प्लाज्मा में से ये जो प्रोटीन इसको बाहर निकाल दूं, सीरम बनता है। सुना आपने सीरम, लिखिएगा, अगर कभी सवाल पूछे आपसे सीरम क्या होता है ना, लिखिए सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से मैं प्रोटीन निकाल दूं, कौन सी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दूं, तो सीरम बन जाएगा, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि प्लाज्मा में से अगर मैं इस प्रोटीन को निकाल दूं, किसको, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दूं, तो बनेगा सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा में से यह प्रोटीन निकालने के बाद सीरम बनता है, ये आपने सुना भी होगा सीरम के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, मैंने कहा पानी के रूप में लिक्विड पार्ट तो इसका प्लाज्मा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्लड में आपके कुछ कणिकाएं होती है ना, कार्पल्स होती है ना, कणिकाएं बोलते हैं इनको, कार्पल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं इनको, कणिकाएं बोलते हैं, ये भी इसमें होती है। 55% तो ये हो गया हिस्सा ना। इसके अलावा जो 45% आपके रक्त कणिकाएं होती है ना, ब्लड कार्पल्स होती हैं, ये 45% होती है ना। इसमें 3 होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है आरबीसी, ठीक है। इसको हम लोग इसके अलावा जो है एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं ना। तो आरबीसी कह दीजिए या फिर एरिथ्रोसाइट्स कह दीजिए ना। एक होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और एक होता है हमारा कौन सा, वो होता है हमारा बिम्बाणु कह दीजिए, प्लेटलेट्स है ना,
प्लेटलेट्स कह दीजिए, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं ना। लिखिए, लिखिए फटाक से। लिखिए फटाक से। लिख लिया, चले आगे। देखो, तो ब्लड में प्लाज्मा है और ब्लड कार्पल्स है ना, कार्पल्स बोलते हैं इसको ना, कार्पल्स है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में पढ़ना है ना। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए आरबीसी। देखो, जो आरबीसी होता है इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, है ना, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। देखो, अगर आपसे पूछूं, आपसे इसी का नाम इरिथ्रोसाइट्स भी मैंने आपको लिखवाया, ठीक है, लिख लीजिए, इसी का नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। ठीक है, देखो पहली बात तो जो हमारा जो ब्लड में जो कार्पल्स हैं उसमें सर्वाधिक संख्या इसी की होती है ना। इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, लिखिएगा, इसका जो जीवन काल है फिक्स नहीं है ना, ऐसा नहीं, फिक्स है। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। ठीक है, जो इसका आकार है वो ओवल शेप होता है ना, ओवल शेप इसका आकार होता है आरबीसी का। ठीक है, अब मैंने कहा 120 दिन इसका जीवन काल है, मतलब कि ये 120 दिन बाद मर जाएगी, मतलब काम नहीं करेगी, इनएक्टिव हो जाएगी, तो कहीं पर हमारी बॉडी में जमा हो जाएगी, है ना। उस बैंक को जहां जमा होती है उसे बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, और वो होता है प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, तो लिखिएगा, जो आरबीसी है इसका कब्रिस्तान कहाँ होता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। ये कहाँ होता है, ये होता है प्लीहा में।
प्लीहा मतलब स्प्लीन में, मतलब तिल्ली में, तिल्ली भी बोलते हैं इसको ना, तिल्ली भी कहते हैं। तो ये यहां पर जमा होती है ना, आरबीसी जो है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में जमा हो जाती है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन सा, वो यही है, ठीक है, लिख लेना। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसी को हम बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। आरबीसी कलेक्ट करता है ये, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली जो होती है, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जीवन काल 120 दिन होता है इसका। आकार अंडाकार इसका होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, स्प्लीन होता है। देखो आरबीसी ही तय करता है खून कितना है आपके अंदर ना, आरबीसी जो है यही तय करेगा खून भी कितना है आपके अंदर, ठीक है। तो महिलाओं में आरबीसी कम होती है, पुरुषों में आरबीसी अधिक होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन कम होता है। आप चेक करते हो ना कि जो महिलाएं उनमें 10, 11, 12 के आसपास होता है, अधिकतम बता रहा हूँ। पुरुष में 13, 14 भी होता है ना, 13 के आसपास तो नॉर्मल होता है पुरुषों में, है ना। तो वो यही कारण, ठीक है, लिखना। इनकी संख्या पूछूं आपसे, लिखिए इनकी संख्या कितनी है, लिखना। इनकी संख्या कितनी, संख्या छापना कितनी है ना, मेल में मतलब पुरुष में और महिला में, दोनों में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जो पुरुष जो है उसमें 1 घन मिलीमीटर के अंदर, 1 घन mm के अंदर जो है पुरुष में 55 लाख, कितनी, 55 लाख, ठीक है। लिखिए, देखो मैंने बोला, देखो 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। देखो जब भी घन वर्ड आएगा ना इकाई के अंदर, मतलब आयतन की बात है ना। देखो जब भी स्क्वायर आता है, मान लो भुजा स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। जैसे मीटर स्क्वायर हो गया ना, क्षेत्रफल होगा ये, ठीक है। और भुजा क्यूब हो गया, इसे बोलते हैं मीटर क्यूब, इसी को हम घन मीटर बोलते हैं। ये होता है आयतन, मतलब इतना सा आयतन है, 1 घन मिलीमीटर आयतन जो है उसके अंदर 55 लाख की संख्या होती है। सोच लीजिए कितनी संख्या हमारी बॉडी में होने वाली है इसकी, है ना। ये पुरुषों के अंदर, महिलाओं में 10 लाख कम होती है, ठीक है, 45 लाख। तो पुरुष में ये पूरे ब्लड में नहीं है, केवल 1 घन मिलीमीटर ब्लड के अंदर, केवल 1 घन, मतलब अरबों में संख्या होगी इसकी, अरबों में आएगा संख्या ना। इतना आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। 55 लाख और 45 लाख, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ना। अगर पूछूं आपसे कि वह कौन सा रोग है जिसमें आरबीसी प्रभावित होती है, देखो आरबीसी की कमी होना वो एनीमिया रोग है ना, आप जानते हो। लिखिएगा, आरबीसी पूछूं आपसे, इसकी कमी होना, एक तो रोग होता है एनीमिया, आप जानते हो, ब्लड की कमी होना ना। एनीमिया मतलब आपके रक्त की कमी होना, जो कि महिलाओं में होती है, आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा एक होता है इसकी कमी से मलेरिया, जो मलेरिया रोग है उसमें भी आरबीसी प्रभावित होती है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये लिख लीजिए बस, केवल इस रोग की अभी हाल ही में वैक्सीन तैयार हुई है, और वो कौन सी है, वो है मॉस्किवरिस। वो है मॉस्किवरिस। तो मलेरिया जो है, पहले इसके लिए कुनैन था ना, जो सिनकोना वृक्ष से मिलता कुनैन दवा जो है बड़ी कड़वी होती है भाई साहब, 1 नंबर की कड़वी दवा होती है, वही इसका इलाज था। अब इसका वैक्सीन तैयार हो चुका है, आपके मॉस्किवरिस नाम इस वैक्सीन का, जो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब वैक्सीन तैयार हो चुका है ना। आरबीसी एक कोशिका की तरह ही है ना, आरबीसी एक कोशिका है जिसमें केंद्रक भी होगा, यस या नो होगा ना। पर 2 ऐसे जीव हैं
जिनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। एक तो है ऊंट हमारे यहाँ का, एक जो साउथ अमेरिका महाद्वीप वहां पर पेरू देश है, वहां पर ऊंट की तरह मिलता है आपके लामा। तो ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लिखो इस पॉइंट को, लिखिएगा, लिखिए आरबीसी में, लिखो आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन देखो, लेकिन ऊंट और लामा, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा, लेकिन ऊंट और लामा में, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता है, पर जो ऊंट और लामा है वो इसके अपवाद, मतलब ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, ये सही लिखना, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है और ऊंट और लामा जो है वो इसके अपवाद होते हैं। लामा लिख लीजिए आप लोग, लामा लिख लीजिए, यह है एंडीज पर्वतमाला। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहां मिलता है, और इसमें भी जो आपके पेरू देश है यहां मिलता है लामा। फोटो निकालो भाई, लामा की फोटो निकालो। और एक ऊंट छापना 2024 जो है यह ऊंटों का वर्ष है। मैंने कहा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, पर ऊंट और लामा इसका अपवाद है, इनमें केंद्रक होता है। ठीक है, लिख लीजिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ऊंट लामा इसके अपवाद है, इनमें केंद्रक होता है। और ऊंट और लामा की लोकेशन आपके सामने लिखी हुई है यहां पर। अभी लामा की फोटो आपको दिखा देंगे ना। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, हाँ यही है, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद होते हैं। ये लामा है बच्चों, ये एंडीज पर्वतमाला में मिलता है और पेरू के अंदर मिलता है, वहां पर ऊंट की तरह ही होता है वहां पर। तो ऊंट और लामा इसके अपवाद है, इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, इनकी जो आरबीसी है उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, जब आप ऊंचाई पर जाते हो ना, ठीक है, आप गए ऊंचाई पर, मान लो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो आप, ये हमारा पहाड़ है, हम यहां पर खड़े हैं और हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, हम जा रहे हैं ऊपर की ओर इस पहाड़ पे, तो हम जा रहे हैं हाइट पर। कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऊंचाई पर। तो जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा ना। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल जो है कम होगा। ठीक है, अब हमें श्वास लेना है, ऑक्सीजन बड़ी कम है। जो आरबीसी जो होता है इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। उसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन काम करता है। अब मैंने कहा ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो रही है, पर हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन ईंधन के रूप में चाहिए। तो हीमोग्लोबिन बोलता है आरबीसी से, तुम सब एक्टिव हो जाओ, जितनी ऑक्सीजन मिले इतनी खींच लो आप, है ना। तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारी सारी आरबीसी जो हैं वो एक्टिव होती हैं। तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। इसलिए चेक करना, जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो लाल लाल होते हैं। चेक करना,
पहाड़ों के जो लोग होते हैं वो लाल लाल होते हैं ना, क्योंकि उनमें आरबीसी का लेवल हाई होता है। आरबीसी मतलब लाल रंग, आरबीसी मतलब खून का लाल रंग। तो जो पहाड़ों पर जो लोग रहेंगे वो लाल लाल होते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है। हमारी बॉडी ऐसे अडेप्ट हो चुकी है कि हमारी जितनी आरबीसी है उनकी संख्या बढ़ चुकी है, वो एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए रंग लाल लाल होता है। ठीक है, लिखिएगा। हाइट पर जाने पर O2 का लेवल कम होता है और आरबीसी की संख्या बढ़ती है। लिख लो यहां पर, पहाड़ों पर रहने वाले लोग लाल लाल होते हैं। समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। पहाड़ों पर जो रहने वाले लोग वो लाल लाल होते हैं, ठीक है, ये इसका कारण है ना। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। शायद पहले भी पढ़ चुके हम लोग। जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो वर्ड है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन, ठीक है। हीम मतलब लोहा, मतलब आरबीसी में आपके लोह धातु होती है पहली बात तो, और साथ में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। और जो हीमोग्लोबिन जो है ना, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इसका परिवहन करना काम इसका होता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका कार्य होता है ना। देखिए हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, काम इसका होता है। लिखना एक बार। लिख लिया आपने? चलो फिर, कितना टाइम हो गया? आज कहीं जाना भी है मुझे, तो कल फिर आगे पढ़ाऊंगा आपको इसके बाद जो है। तो आज जाना भी है तो इसलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं,
कल फिर पढ़ लेंगे आगे वाला जो हिस्सा है इसका, ये रिवाइज कर लेना आप लोग जो है। कल हम इसी का आगे पढ़ेंगे जो है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अगर ऑक्सीजन ना हो और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। उसके बारे में बातचीत करेंगे कि रात में बंद कमरे में अंगीठी क्यों नहीं जलानी चाहिए, वो बातचीत कल करने वाले ना। अभी मुझे निकलना है, मैसेज आ चुका है निकलने का जो है, तो इसलिए अब कल मिलता हूँ आपसे। कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। आज आपकी जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ, मजे करना, खूब घूम कर आना और ध्यान रखना अपना। ये पाचन तंत्र पढ़ लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पढ़ना है इसको ना। जय हिंद, थैंक यू।